हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि फेब्रुअरी मंथ के कुछ बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस को ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिया है। और आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि फेब्रुअरी मंथ में बहुत सारा बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ है। तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर 2 है। तो इसके अंदर हम जितना भी रिमेनिंग बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ है ना फेब्रुअरी मंथ का, उन सबको डिस्कस कर लेंगे। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने लेक्चर 1 देख लिया है और अगर आप उसके बाद ये लेक्चर 2 देख लेंगे ना, तो पूरा जो आपका ये फरवरी मंथ है, वो पूरा आपका कवर हो जाएगा। फरवरी मंथ का जितना भी बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, वो सब आपका कवर हो जाएगा। ओके? तो चलिए शुरू करते हैं। और जनवरी मंथ का तो ऑलरेडी अपलोडेड ही है लेक्चर। आई होप आपने वो वाला भी देख लिया होगा। इन सब के अलावा देखिए, एक और पॉइंट मुझे बोलना था। फरवरी मंथ के अंदर यूनियन बजट भी अनाउंस हुआ था, आप सबको पता होगा। तो उसके ऊपर भी एक लेक्चर है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो वाला लेक्चर भी एक बार देख लीजिएगा। अगर आपके पास समय नहीं बचता है वो लेक्चर देखने के लिए, तो आप टेलीग्राम चैनल में उससे रिलेटेड पीडीएफ भी है, तो आप उसको भी रीड कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला न्यूज है, ये न्यूज पीएनबी को लेकर के है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने आईटीबीपी के साथ पार्टनरशिप किया है एक्सक्लूसिव बैंकिंग बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए। तो पूरा न्यूज क्या है उसको हम देखते हैं। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी पीएनबी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, एक एमओयू साइन किया है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के साथ। अब ये जो आपका इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है, ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है और ये जो इंडो चीन बॉर्डर है ना, उसको ये गार्ड करने के लिए, उसको ये प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जो हमारा पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के साथ। और यहाँ पे इस एमओयू के तहत जो पंजाब नेशनल बैंक है, ये जो भी आपका आईटीबीपी पर्सोनल है उसको, मतलब जो करंट ऑफिसर्स है उनको, जो भी पेंशनर्स है, मतलब कि जो भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको, उनके परिवार को ये अलग अलग तरह का जो स्पेशलाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज होता है वो प्रोवाइड करेगा, एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये यहाँ पे पूरा न्यूज है। पंजाब नेशनल बैंक ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है आईटीबीपी के साथ। अब देखिए, यहाँ पे ये जो एमओयू साइन हुआ है, तो इस एमओयू के तहत जो भी आईटीबीपी पर्सोनल है उसको किस तरह का जो बेनिफिट है, स्पेशलाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज है, वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो पूरा डिटेल में दिया गया है, आपके लिए उतना पढ़ना जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम, अलग अलग तरह का इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा, फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे 1 करोड़ रुपीज का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर अनफॉर्चुनेटली कोई पर्सोनल है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर उनके परिवार को 1 करोड़ रुपीज का इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे 1.5 करोड़ का एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, फिर आपका 1 करोड़ का परमानेंट और पार्शियल डिसेबिलिटी कवरेज, तो ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आईटीबीपी पर्सोनल है, वो भारत के बाहर से कुछ मेडिसिन इंपोर्ट करता है, तो यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का जो कॉस्ट है वो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत बेयर किया जाएगा। 10 लाख रुपए तक का जो एयर एम्बुलेंस कॉस्ट है वो यहाँ पे बेयर किया जाएगा। तो ये सब कुछ कुछ बेनिफिट है ना। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक को लेकर के न्यूज था। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, तो इसको 1895 में स्टैब्लिश किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक के करंट एमडी एंड सीईओ का नाम है अशोक चंद्र जी। और पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो पूरा न्यूज क्या था, सिंपली यहाँ पे न्यूज था कि पंजाब नेशनल बैंक ने आईटीबीपी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आईटीबीपी पर्सोनल को, पेंशनर्स को स्पेशलाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज, एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज है, ये न्यूज सेबी को लेकर के है। तो सेबी ने बीएसई का जो आईसीसीएल है, इसके ऊपर 5 करोड़ रुपीस का फाइन इंपोज किया है रेगुलेटरी वायलेशन के लिए।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फाइन का अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा है। अगर कम रहता तो ये न्यूज़ नहीं भी पढ़ते हम तो चलता। लेकिन यहाँ पे जो फाइन का अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए ये न्यूज़ हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो सेबी ने यहाँ पे बीएसई का जो आईसीसीएल है उसके ऊपर 5 करोड़ रुपीस का फाइन इम्पोज कर दिया है रेगुलेटरी वायलेशन के लिए। पूरा न्यूज़ क्या है? देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच इज सेबी। तो सेबी ने यहाँ पे आईसीसीएल, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, आईसीसीएल जो कि होली ओन सब्सिडरीज है बीएससी का, 2007 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो इसके ऊपर सेबी ने ना 5.5 करोड़ रुपीस का पेनल्टी इंपोज किया है। किस लिए यहाँ पे पेनल्टी इंपोज किया गया है? तो देखिए, जो भी साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ रूल था, रेगुलेशंस था, उसको यहाँ पे ये जो आईसीसीएल है उसने फॉलो नहीं किया। इसके अलावा जो सिस्टम ऑडिट नॉर्म्स होता है, जो रूल्स होता है जिसके तहत रेगुलर ऑडिट करना होता है, जो भी पूरा आईटी सिस्टम है उसके एफिशिएंसी को, सिक्योरिटी को चेक करने के लिए, तो उस रूल का वहाँ पे वायलेशन हुआ है। और इन सबको ध्यान में देख करके सेबी ने जो आपका ये इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आईसीसीएल है, जो कि बीएससी का होली ओन सब्सिडरीज है, इसके ऊपर 5.05 करोड़ का पेनल्टी इंपोज किया है। ओके, यही पूरा न्यूज था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि सेबी के बारे में बात हुआ है, तो सेबी को कब स्टैब्लिश किया गया है? 12 अप्रैल 1988 को सेबी को स्टैब्लिश किया गया है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और सेबी के करंट चेयरमैन का नाम है तुहिन कांता पांडे जी। अब देखिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, सेबी के करंट चेयरमैन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो अपॉइंटमेंट है वो 1 जनवरी 2025 से ही इफेक्टिव हुआ है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेबी के चेयरमैन का नाम था माधवी पुरी बुज्जी। तो यहाँ पे तुहिन कांता पांडे ने 1 मार्च 2025 से माधवीपुरी बुज्जी को रिप्लेस करते हुए जो सेबी का चेयरमैन का कार्यभार है वो संभाला है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज है ये न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 को लॉन्च किया गया है। महिलाओं के फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए स्पेसिफिकली इस फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक होता क्या है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के तहत ना जो जो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल टॉपिक होता है उसके ऊपर लोगों के बीच में जागरूकता फैलाया जाता है। हर साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फोकस्ड कैंपेन चलाया जाता है लोगों को अलग अलग चीजों के बारे में, जैसे कि डिजिटल पेमेंट हो गया, फ्रॉड प्रिवेंशन हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, इन सब चीजों को लेकर के लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस तरीके का जो फोकस्ड कैंपेन होता है वो चलाया जाता है। और देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को 2016 से ही कंडक्ट करता आ रहा है, फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए। ओके, समझ में आ गया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक क्या है? तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 के 10th एडिशन को लॉन्च किया है। तो सबसे पहले तो आपसे यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन सा एडिशन था। तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का ये 10th एडिशन था। ओके, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका थीम क्या है? तो फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स प्रॉस्पेरिटी, ये इसका थीम है। इस थीम का मतलब क्या है? इस थीम का मतलब है महिलाओं को एजुकेट करना फाइनेंस के बारे में, ताकि उनकी जो भी आर्थिक स्थिति है उसको और भी अच्छा किया जा सके। ओके, ना देखिए, यहाँ पे जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक हुआ था वो 24 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी 2025 तक हुआ था। और जो ये जो लॉन्च सेरेमनी था उसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी के द्वारा इस इवेंट को इनॉग्रेट किया गया था। इसके अलावा रिजर्व बैंक, नाबार्ड का जो भी टॉप मैनेजमेंट था, रीजनल हेड्स था, वो सब इस इवेंट में प्रेजेंट थे। जो भी सिलेक्टेड कमर्शियल बैंक है उसके हेड्स यहाँ पे प्रेजेंट थे। हालांकि ये सब कुछ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसमें से क्या याद रखना है, इसमें से आपको ये याद रखना है कि कब से कब तक ऑब्जर्व किया गया था फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025। तो फरवरी 24 से लेकर के फरवरी 28 तक जो ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 है ये ऑब्जर्व किया गया था। और जो भी आपका लॉन्च सेरेमनी हुआ था उसको इनॉग्रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी के द्वारा किया गया था।
ओके। नाउ देखिए यहाँ पे ये जो इस साल का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है, तो इसके पार्ट के तौर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे मल्टीमीडिया कैंपेन रन करने वाला है। मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे अलग अलग वेज के थ्रू, वीडियोस हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, इन सब के थ्रू वो इस बात को हाईलाइट करेगा कि महिलाओं के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी कितना ज्यादा जरूरी है, महिलाओं के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन कितना ज्यादा जरूरी है। ओके, तो यही था पूरा न्यूज। यहाँ पे देखिए क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आपका फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 हुआ था, तो ये कौन सा एडिशन था? तो ये 10th एडिशन था। ओके, फिर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन थीम के ऊपर पूछा जा सकता है। तो थीम क्या था इसका? फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स प्रॉस्पेरिटी। याद रहेगा, फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स प्रॉस्पेरिटी, ये आपका फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 का थीम था। इसके अलावा कब से कब तक कंडक्ट किया गया था? तो 24 फेब से कब तक किया गया था? 28 फेब 2025 तक। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज है, ये न्यूज भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के है। आरबीआई ने बैंकों के द्वारा जो एनबीएफसीज को लोन दिया जाता है, बैंकों के द्वारा जो माइक्रो फाइनेंस लोन दिया जाता है, जो छोटा लोन दिया जाता है, उसके ऊपर जो रिस्क वेट बैंकों को मेंटेन करना पड़ता है ना, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कम कर दिया है। तो इस पूरे न्यूज को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रिस्क वेट है ये क्या है। देखिए, रिस्क वेट क्या होता है? तो बैंक के द्वारा जो लोन दिया जाता है, उसका कुछ परसेंटेज बैंक को अलग से कैपिटल के तौर पे रखना होता है, जो भी पोटेंशियल लॉस हो सकता है। अगर जिस व्यक्ति को लोन दिया गया है, वो व्यक्ति अगर लोन का रिपेमेंट नहीं करेगा, तो बैंक को यहाँ पे नुकसान हो सकता है, राइट? तो रिस्क वेट क्या होता है ना, ये लोन का एक ऐसा परसेंटेज होता है जो कि बैंक को अलग से कैपिटल के तौर पे रखना होता है, जो भी पोटेंशियल लॉस बैंक को हो सकता है उसको कवर करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, जैसे कि मान लीजिए कोई बैंक है, ओके, और बैंक ने मान लीजिए कि एनबीएफसी को 100 रुपीज का लोन दिया है, और यहाँ पे जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ना, जो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वो सपोज कि 9% है। यहाँ पे बस हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो मान लीजिए कि बैंक ने एनबीएफसी को 100 रुपीज का लोन दिया हुआ है, और जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो मान लीजिए कि 9% है। और यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिस्क वेट है वो बोला है कि 100% का रिस्क वेट यहाँ पे बैंकों को मेंटेन करना होगा। मतलब कि देखिए, यहाँ पे बैंक ने एनबीएफसी को 100 रुपए का लोन दिया है, राइट? और यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट 9% का है, तो इसका 9% कितना होगा? इसका 9% होगा 9 रुपीज, और यहाँ पे रिस्क वेट कितना? 100% का है। मतलब कि ये पूरा पूरा जो 9 रुपए है ना, वो बैंक को अलग से कैपिटल के तौर पे रखना होगा इस लोन के लिए, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। अब मान लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिस्क वेट है उसको 50% से कम कर दिया है, तो अब यहाँ पे बैंक को 9 रुपए की जगह पे सिर्फ 4.5 रुपीज कैपिटल के तौर पे अलग से रखना होगा। इसने जो यहाँ पे एनबीएफसी को 100 रुपए का लोन दिया है उसके अगेंस्ट में। समझ में आ गया रिस्क वेट क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए पूरा न्यूज क्या है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया था। आरबीआई ने जो एनबीएफसी को बैंकों के द्वारा लोन दिया जाता है, तो उसके ऊपर बैंकों को जो अलग से कैपिटल रखना पड़ता है, बैंकों को जो रिस्क वेट मेंटेन करना पड़ता है ना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2023 में उसको इंक्रीज कर दिया था। नाउ अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने डिसीजन को वापस ले लिया है। अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको कैंसिल कर दिया है। क्यों कैंसिल किया है? क्योंकि जब से आरबीआई ने ये फैसला लिया था, तब से बैंकों का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो काफी ज्यादा कम हो गया था। आई नो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, डोंट वरी, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। सबसे पहले तो देखिए जो भी फैसला लिया गया है, आरबीआई ने 2023 का अपना जो डिसीजन यहाँ पे वापस ले लिया है, ये 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव भी हो गया है। ओके, देखिए वैसे तो हम इस तरह के जो भी न्यूज होता है उसको हम आरबीआई सर्कुलर्स में बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जनरल न्यूज में था ये, तो इसीलिए इतना डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, नवंबर 2023 से पहले क्या होता था ना, कि अगर कोई बैंक है और
उसने किसी एनबीएफसी को लोन दिया हुआ है, तो अब उस लोन के ऊपर बैंक कितना रिस्क वेट मेंटेन करेगा, ये डिपेंड करता था कि उस एनबीएफसी को एक्सटर्नल क्रेडिट एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कितना क्रेडिट रेटिंग मिला हुआ है। जितना अच्छा क्रेडिट रेटिंग होता था, बैंक को उस एनबीएफसी को जो उसने लोन दिया हुआ है उसके अगेंस्ट में उसको उतना कम रिस्क वेट मेंटेन करना पड़ता था। लेकिन नवंबर 2023 में क्या हुआ ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि अगर कोई बैंक है उसने किसी एनबीएफसी को लोन दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट में जो रिस्क वेट मेंटेन करता है, अगर वो 100% से कम है, बिलो 100% है, तो यहाँ पे उसको एडिशनल 25 परसेंटेज पॉइंट का जो रिस्क वेट होता है वो मेंटेन करना होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नवंबर 2023 में ये जो रिस्क वेट है उसको एडिशनल 25 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ा दिया था। बैंकों को बोला था कि अगर आपने किसी एनबीएफसी को लोन दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट और उसके ऊपर जो रिस्क वेट है वो 100% से कम आप मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको और एडिशनल 25 परसेंटेज पॉइंट का रिस्क वेट मेंटेन करना होगा। नाउ यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने उस फैसले को रिवर्स कर दिया, उस फैसले को वापस ले लिया है, कैंसिल कर दिया है। मतलब कि अब यहाँ पे अगर कोई बैंक है उसने किसी एनबीएफसी को लोन दिया हुआ है, तो उसके ऊपर कितना रिस्क वेट मेंटेन करना होगा, तो ये डिपेंड करेगा कि उस एनबीएफसी को एक्सटर्नल रेटिंग कितना मिला है। जो ये आपका एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट इंस्टीट्यूशंस होता है उसके तरफ से कितना क्रेडिट रेटिंग मिला हुआ है, उसके आधार पे जो रिस्क वेट होता है वो तय होगा। आई होप आपको एक आइडिया आ गया होगा। आपको बस इतना याद रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नवंबर 2023 में जो रिस्क वेट को 25 परसेंटेज पॉइंट से इंक्रीज कर दिया था, उस फैसले को आरबीआई ने भी यहाँ पे वापस ले लिया है। ओके, तो ये तो एक हो गया। इसके बाद देखिए, इसके अलावा ना बैंकों के द्वारा जो माइक्रो लोन्स दिया जाता है, तो यहाँ पे उसको लेकर के भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लेरिफिकेशन दिया है। तो यहाँ पे बैंकों के द्वारा जो माइक्रो लोन्स दिया जाता है, तो उसके ऊपर रिस्क वेट कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि उस लोन को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे जो रिटेल या जो बिजनेस लोन होता है ना, अगर कोई माइक्रो लोन है और उसको ना रिटेल या फिर बिजनेस लोन के तौर पे क्लासिफाई किया गया है, तो यहाँ पे जो रिस्क वेट है वो 75% का रिस्क वेट होगा। अगर हम इसको एग्जांपल से समझे, तो मान लीजिए कि कोई बैंक है और उसने ना किसी दुकानदार को सपोज 1 लाख रुपीज का लोन दिया हुआ है, 1 लाख रुपीज का लोन दिया हुआ है और अभी भी आप मान के चलिए कि 9% कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो इस हिसाब से यहाँ पे लोन दिया हुआ और यहाँ पे जो रिस्क वेट है वो कितना है, 75% का है। तो अगर आप इसको निकालेंगे ना, 1 लाख इंटू 75% इंटू 9%, तो यहाँ पे आपका आएगा 6750। मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, इसीलिए मुझे ये नंबर याद है। आपको अगर करना है तो आप कर सकते हैं। 1 लाख इंटू 75% इंटू 9% ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 75% का रिस्क वेट मेंटेन करना था। नाउ अगर यहाँ पे 100% का रिस्क वेट मेंटेन करना होता, तो बैंक ने यहाँ पे जो किसी दुकानदार को 1 लाख रुपए का लोन दिया है उसके अगेंस्ट में उसको पूरा का पूरा 9,000 रुपीज अलग से कैपिटल के तौर पे रखना होता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे अगर कोई माइक्रो लोन है जिसको कि कंज्यूमर क्रेडिट के तौर पे क्लासिफाई किया गया है, पर्सनल या जो कंजम्पशन यूज के लिए लोन दिया जाता है उसके तौर पे क्लासिफाई किया गया है, तो उसके लिए यहाँ पे 100% का रिस्क वेट मेंटेन करना होगा। कोई बैंक है, उसने किसी व्यक्ति को पर्सनल यूज के लिए सपोज की 100 रुपया लोन दिया है, तो यहाँ पे उसको पूरा का पूरा जो 9 रुपया है वो अलग से कैपिटल के तौर पे रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 100% रिस्क वेट मेंटेन करना होगा। समझ में आ गया? देखिए, इस दोनों ही कैटेगरी के लिए पहले 125% रिस्क वेट बैंकों को मेंटेन करना पड़ता था। समझ में आ गया? तो ये पूरा न्यूज था। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आता तो एक बार इसको दोबारा आप सुनिए, क्योंकि आई नो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके, तो बस यही न्यूज़ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, बैंकों के द्वारा जो एनबीएफसीज को लोन दिया जाता है उसके ऊपर जो बैंक को रिस्क वेट मेंटेन करना होता है, अलग से कैपिटल रखना होता है, उसको यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कम कर दिया है। और यहाँ पे जो बैंकों के द्वारा माइक्रो फाइनेंस लोन्स भी दिया जाता है, तो उसके ऊपर जो बैंक को रिस्क वेट मेंटेन करना होता है उसको भी यहाँ पे आरबीआई ने कम कर दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पूरा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं।
नाउ देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ इंडसिंड बैंक को लेकर के है। इंडसिंड बैंक यहाँ पे पीजीआईटी का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है। तो इंडसिंड बैंक यहाँ पे पीजीआईटी का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है। इसको थोड़ा-सा हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, इंडसिंड बैंक ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि इसने प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया पीजीआईटी के साथ पार्टनरशिप कर लिया है इसके ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर के तौर पे। ओके, तो यहाँ पे इंडसिंड बैंक जो आपका ये पीजीटीआई है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया है, उसका ये ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है। ओके, नाउ यहाँ पे ये जो कोलैबोरेशन हुआ है दोनों के बीच में, तो इस कोलैबोरेशन के तहत होगा क्या? तो देखिए, इस कोलैबोरेशन के तहत ना इंडसिंड बैंक का एक प्रोग्राम है, पायोनियर बैंकिंग प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के तहत ना जो भी अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, जो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, जो भी एचएनआईज है, उसको यहाँ पे इनहेंस्ड बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा इंडसिंड बैंक के द्वारा। ओके, तो देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है। सबसे पहले तो ये जो आपका इंडसिंड बैंक का पायोनियर बैंकिंग प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम के तहत ना जो भी अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, तो उसको यहाँ पे कंप्लीट जो बैंकिंग सर्विसेज होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। एक्सक्लूसिव और कंप्लीट जो बैंकिंग सर्विसेज होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है इंडसिंड बैंक और किसके बीच में, पीजीटीआई के बीच में, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के बीच में। तो इसके तहत जो ये इंडसिंड बैंक है वो जो भी अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, उसको इनहेंस बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। नाउ किस तरह का यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा? तो ये जो पार्टनरशिप हुआ है ना, इस पार्टनरशिप के तहत जो ये आपका इंडसिंड बैंक का पायोनियर कस्टमर होगा, मतलब इस प्रोग्राम के तहत जो भी कस्टमर होगा उसको यहाँ पे जो भी पूरे देश भर के अंदर पीजीटीआई टूर्नामेंट्स होता है उसके अंदर उनको वीआईपी एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। वो यहाँ पे जो भी पायोनियर क्रेडिट कार्ड होल्डर्स है, वो यहाँ पे गोल्फ लाइसेंस ले सकते हैं और भी अलग-अलग तरह का जो प्रीमियम बैंकिंग सर्विसेज होता है, वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है? तो इंडसिंड बैंक यहाँ पे पीजीटीआई का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है। और आपको ये भी याद रखना है कि इस कोलैबोरेशन के तहत, पायोनियर बैंकिंग प्रोग्राम के तहत, इंडसिंड बैंक का जो ये पायोनियर बैंकिंग प्रोग्राम है, इसके तहत जो जो बेनिफिशरीज है ना, उसको इनहेंस बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे इंडसिंड बैंक के बारे में दिया गया है। तो इंडसिंड बैंक को 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडसिंड बैंक का के एमडी और सीईओ का नाम है, जो करेंट एमडी एंड सीईओ है उनका नाम है सुमन काटपालिया जी। और इंडसिंड बैंक का टैगलाइन है, वी मेक यू फील रिचर। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज है, इस न्यूज में बोला जा रहा है कि एसबीआई कार्ड ने सलीला पांडे को अपने न्यू एमडी और सीईओ के तौर पे अपॉइंट किया है। तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने सलीला पांडे को न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के तौर पे अपॉइंट किया है। और इनका ये जो अपॉइंटमेंट है वो 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव भी हो गया है। तो एसबीआई कार्ड ने सलीला पांडे को न्यू एमडी एंड सीईओ के तौर पे अपॉइंट किया है। और यहाँ पे 2 साल के पीरियड के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये जो सलीला पांडे है, उन्होंने यहाँ पे अभिजीत चक्रवर्ती को रिप्लेस किया। अभिजीत चक्रवर्ती रिटायर होने वाले थे, तो उनके जगह पे सलीला पांडे को एसबीआई कार्ड ने अपने न्यू एमडी एंड सीईओ के तौर पे अपॉइंट किया है। समझ में आ गया? यही पूरा न्यूज था। एसबीआई कार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये भारत के अंदर एक क्रेडिट कार्ड कंपनी के तौर पे काम करता है। 1998 में इसको लॉन्च किया गया था। और याद रखिएगा कि ये एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जी कैपिटल का एक जॉइंट वेंचर है। एसबीआई कार्ड, एसबीआई और जी कैपिटल का एक जॉइंट वेंचर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज है, इस न्यूज में ये बोला जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक स्कीम है, आपको पता होगा, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021। तो उसका जो हिंदी में नाम है ना, उसको बदल दिया गया है। पहले उसको रिजर्व बैंक एकीकृत
लोकपाल योजना 2021 के नाम से जाना जाता था। अब उसको रिजर्व बैंक ओम्बुड्समैन एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना 2021 के नाम से जाना जाएगा। आई नो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, डोंट वरी, इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट है 2013 का ना, तो उसके तहत यूनियन लेवल पे लोकपाल का बात किया गया है। यूनियन लेवल पे बोला गया है कि लोकपाल को एस्टैब्लिश किया जाएगा और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त को एस्टैब्लिश किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूनियन लेवल पे, केंद्र लेवल पे लोकपाल होना चाहिए और स्टेट लेवल पे, राज्य लेवल पे लोकायुक्त होना चाहिए, जो कि जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स है, जो भी सरकारी अधिकारी है, उनके अगेंस्ट में जो भी करप्शन से जुड़ा हुआ केस है उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। ओके, लोकापाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत यूनियन लेवल पे लोकपाल के एस्टेब्लिशमेंट का बात किया गया है और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त के एस्टेब्लिशमेंट का बात किया गया है। जो भी सरकारी अधिकारी है उसके अगेंस्ट में जो करप्शन से जुड़ा हुआ केस रहता है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसको जांच करने के लिए। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने देखा ये लोकपाल, लोकपाल जो ये यहाँ पे टर्म है ना, तो यहाँ पे लोकपाल का क्या मतलब है? तो इस एक्ट के तहत लोकपाल का मतलब है एक बॉडी से, एक आप कह सकते हैं अ, एक आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक एंटी करप्शन बॉडी है, राइट? यहाँ पे जो ये एक्ट है 2013 का, उसके तहत लोकपाल को एक एंटी करप्शन बॉडी के तौर पे डिफाइन किया गया है और ये जो पूरा एक्ट है वो 16 जनवरी 2024 को इफेक्टिव हो गया है, इस एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसके तहत। ना यहाँ पे देखिए, आपको ये भी पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो भी बैंक्स है, एनबीएफसीज है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनके अगेंस्ट में हम सबका जो कंप्लेन रहता है ना, लोगों का जो कंप्लेन रहता है, कस्टमर्स का जो कंप्लेन रहता है, उसको हैंडल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 को इंट्रोड्यूस किया था ना। यहाँ पे देखिए, जब आप इस स्कीम को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021, राइट? अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, देखिए, क्योंकि 2013 का जो एक्ट है उसके तहत तो लोकपाल को ऑलरेडी एक एंटी करप्शन बॉडी के तौर पे डिफाइन कर दिया गया है, राइट? 2013 का जो एक्ट है इसमें तो ऑलरेडी लोकपाल को एक एंटी करप्शन बॉडी के तौर पे डिफाइन कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो लोकपाल है, अब लोकपाल का यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ये वाला स्कीम है ना, इससे कुछ लेना देना नहीं है, इससे कुछ वो रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे इसी चीज को ध्यान में देते हुए कोई कंफ्यूजन ना हो और कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली जो ये आपका रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 था, उसका जो हिंदी में नाम था, उसको यहाँ पे चेंज कर दिया गया है और अब उस स्कीम को हिंदी में क्या बोला जाएगा, रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना 2021। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे पहले लोकपाल था, लोकपाल को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है ओम्बुड्समैन से, ताकि किसी भी तरह का जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट ना हो। समझ में आ गया? यही पूरा न्यूज़ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे न्यूज़ को देखते हैं। नाउ देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ कैनरा बैंक को लेकर के है। तो कैनरा बैंक ने यहाँ पे क्या किया है, कैनरा बैंक ने यहाँ पे डॉक्टर माधवन कुट्टी जी को अपने चीफ इकोनॉमिक्स के तौर पे अपॉइंट किया है। तो कैनरा बैंक ने डॉक्टर माधवन कुट्टी जी को चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पे अपॉइंट किया है। पूरा न्यूज़ क्या है, तो कैनरा बैंक ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि उसने डॉक्टर माधवन कुट्टी जी को चीफ इकोनॉमिक्स के तौर पे अपॉइंट किया है और इनका ये जो अपॉइंटमेंट है वो जनवरी 2025 से इफेक्टिव हो गया है। ठीक है ना? देखिए, यहाँ पे जो डॉक्टर माधवन कुट्टी जी को अपॉइंट किया गया है चीफ इकोनॉमिक्स के तौर पे, तो ये करेंगे क्या? तो ये यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो भी यहाँ पे डोमेस्टिक, ग्लोबल इकोनॉमिक, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट है, उसको लेकर के ये जो कैनरा बैंक का टॉप मैनेजमेंट है ना, उसको ये एडवाइस करेंगे, उसको सलाह देंगे ताकि कैनरा बैंक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सके। तो यही पूरा न्यूज़ था। कैनरा बैंक ने डॉक्टर माधवन कुट्टी जी को अपने चीफ इकोनॉमिक्स के तौर पे अपॉइंट किया है। आगे बढ़ते हैं। नाउ कैनरा बैंक के बारे में बात हुआ है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं।
इसको 1906 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कैनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ का नाम है के सत्यनारायण राजू जी और कैनरा बैंक का टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। ना देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज है, ये न्यूज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को लेकर के है। एसएफबीज यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से अप्रूवल मिल गया है कि ये अपने कस्टमर्स को यूपीआई के थ्रू क्रेडिट लाइंस प्रोवाइड कर सकता है। तो सबसे पहले तो क्रेडिट लाइन क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, क्रेडिट लाइन क्या होता है? ये एक प्री अप्रूव्ड बोरोइंग लिमिट होता है। तो इस लिमिट के तहत ना बोरोवर को जब जब पैसों का जरूरत है तब तब वो फंड विड्रॉ कर सकता है। मतलब एक साथ उसको लोन नहीं लेना पड़ेगा। एक लिमिट बैंक ने दे दिया, इस लिमिट तक जब जब उसको पैसों का जरूरत है वो पैसा विड्रॉ कर सकता है। मान लीजिए कि बैंक ने 50,000 रुपीज का प्री अप्रूव्ड जो क्रेडिट लाइन होता है वो आपको ऑफर किया है। तो 50,000 रुपए तक जब जब आपको पैसों का जरूरत है तब तब आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। और जितना पैसा आप विड्रॉ करेंगे, मान लीजिए कि एक बार आपने 5,000 निकाला, इसके बाद आपने फिर से 5,000 निकाला, तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ? 10,000 हुआ। तो बस इसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया? क्रेडिट लाइन क्या होता है? ये प्री अप्रूव्ड लिमिट होता है। इस लिमिट तक आपको जब जब पैसों का जरूरत है आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं एक साथ पैसा लेने की जगह पे, और सिर्फ उतने पैसे के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। यहाँ पे न्यूज क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके स्कोप को आरबीआई ने एक्सपेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है। और यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को अलाउ कर दिया है कि वो अपने कस्टमर को प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन ऑफर कर सकता है यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए। तो अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक का कस्टमर है और उसके पास स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से इशूड प्री अप्रूव क्रेडिट लाइन है, तो सिंपली उसको अपने यूपीआई से लिंक कर सकता है और उसका इस्तेमाल करके वो अलग अलग जगह पे यूपीआई पेमेंट कर सकता है, जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड। जैसे कि अभी क्या होता है, पहले क्या था ना, पहले सिर्फ आप डेबिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर सकते थे, राइट? उसके बाद सरकार ने बोला कि आप क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से लिंक करके अलग अलग जगह पे पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सरकार ने क्या बोला है कि अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन है बैंक के तरफ से, और यहाँ पे स्पेसिफिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात हो रहा है, तो अगर कोई कस्टमर है स्मॉल फाइनेंस बैंक का और उसके पास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन इशू किया गया स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, तो उसको यूपीआई से लिंक कर सकता है और उसका इस्तेमाल करके वो अलग अलग जगह पे पेमेंट कर सकता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज है, ये न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जब भी ना कभी कहीं पे महिलाओं का बात होता है तो वो न्यूज थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी महिलाओं का बात हुआ है। कर्नाटक बैंक ने 2 न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया है अपने फाउंडर्स डे पे। मतलब कि इसका जो स्थापना दिवस है ना, उस दिन कर्नाटक बैंक ने 2 नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे जो कर्नाटक बैंक है उसका 101st फाउंडर्स डे था, मतलब कि इसने अपना 101वां जो स्थापना दिवस होता है उसको सेलिब्रेट किया, और इस अवसर पे इसने 2 तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तो एक तो है यहाँ पे आपका केबीएल इस्त्री, तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसके लिए है, ये महिलाओं के लिए है। ओके, तो आपसे देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है ना कि रिसेंटली किसी बैंक ने अपने फाउंडर्स डे पे केबीएल इस्त्री नामक एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, तो बताइए ये प्रोडक्ट है क्या, या फिर किस बैंक ने लॉन्च किया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, और दूसरा प्रोडक्ट है केबीएल वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम। तो ये 2 प्रोडक्ट को कर्नाटक बैंक ने अपने 101वें स्थापना दिवस पे लॉन्च किया है। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं ना। देखिए यहाँ पे, ओके, देखिए तो यहाँ पे ये जो केबीएल स्त्री है ना, ये क्या है, ये एक सेविंग्स बैंक अकाउंट है जिसको कि स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि केबीएल स्त्री क्या है, ये एफडी है या फिर सेविंग्स बैंक अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट है। तो यहाँ पे केबीएल स्त्री क्या है, ये एक सेविंग्स बैंक अकाउंट है। तो जो होम मेकर्स हो, चाहे कोई प्रोफेशनल है या फिर कोई एंटरप्रेन्योर है, तो वो महिलाएं यहाँ पे
ये जो आपका केवीएल स्त्री है, जो कि एक सेविंग्स बैंक अकाउंट है, उसको ओपन कर सकती हैं और वो अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकती हैं। ओके, तो पहला प्रोडक्ट तो ये हुआ। दूसरा प्रोडक्ट है केबीएल वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम। तो ये एक बैंकिंग सॉल्यूशन है, ये एक बैंकिंग प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के तहत ना जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं कर्नाटक बैंक के अंदर, कोई फैमिली है उसके जितने सारे भी मेंबर्स कर्नाटक बैंक से जुड़े हुए हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है ना केबीएल वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम, तो इस प्रोडक्ट के तहत ना जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको एक सिंगल बैंकिंग आईडी से कनेक्ट किया जाएगा ताकि उनको स्पेशलाइज्ड बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके, अलग अलग तरह का जो प्रिविलेजेस होता है वो प्रोवाइड किया जा सके। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कर्नाटक बैंक ने दो नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है अपने स्थापना दिवस पे, अपने 101वें स्थापना दिवस पे। पहला तो है आपका ये केबीएल स्त्री और दूसरा है आपका ये केबीएल वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम। नाउ कर्नाटक बैंक के बारे में बात करें तो इसको 1924 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मैंगलोर कर्नाटक में है। कर्नाटक बैंक के करंट एमडी और सीईओ का नाम है श्री कृष्णन हरिहर शर्मा जी और कर्नाटक बैंक का टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज है ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे एएमएफआई ने छोटी एसआईपी, तरुण योजना और मित्र को लॉन्च किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो म्यूचुअल फंड होता है उस तक एक्सेस पा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सके। तो पूरा न्यूज क्या है उसको हम देखते हैं। देखिए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एएमएफआई। तो सबसे पहले तो ये एएमएफआई है क्या? तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि भारत के अंदर म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, मतलब ये रेगुलेटरी बॉडी है भारत के अंदर म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो यहाँ पे जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया है ना एएमएफआई, इसने यहाँ पे देखिए 3 नए इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, छोटी एसआईपी, तरुण योजना और मित्र। और इन तीनों इनिशिएटिव को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ताकि म्यूचुअल फंड को और भी ज्यादा एक्सेसिबल बनाया जा सके, म्यूचुअल फंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें, ये इसका उद्देश्य है। तो तीनों इनिशिएटिव को वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे ना। सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड के बारे में आई होप आप सबको पता होगा। म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा लेता है और फिर उसको वो स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, अलग अलग तरह के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, राइट। और ऐसा नहीं है कि कोई भी आपका पैसा लेकर के इन्वेस्ट कर देता है, ये मतलब इसको जो मैनेज किया जाता है वो प्रोफेशनल्स के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एएमएफआई ने 3 इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, छोटे एसआईपी, तरुण योजना और मित्र। इन तीनों को हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे है, सबसे पहले यहाँ पे है छोटी एसआईपी। तो ये क्या है? तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है ना जिसके तहत 250 रुपीज के एक एसआईपी को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पे छोटी एसआईपी के तहत 250 रुपए के एसआईपी को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो स्मॉल इन्वेस्टर है, जैसे कि मान लीजिए स्कूल स्कूल तो नहीं बोल सकते हम, कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स है वो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स है वो भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आपका फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट्स होता है, जिनको कि म्यूचुअल फंड के बारे में उतना पता नहीं होता है, डर होता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे ये जो छोटी एसआईपी इनिशिएटिव है इसके तहत वो 250 रुपए का जो एसआईपी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए दूसरा है तरुण योजना। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम का उद्देश्य है स्कूल करिकुलम के अंदर जो फाइनेंशियल लिटरेसी होता है उसको शामिल करना। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को अर्ली एज में ही जो इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल होता है, इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल होता है, उसके बारे में बताना ताकि हम एक फाइनेंशियली अवेयर जनरेशन को बिल्ड करें जो कि फ्यूचर में जाकर के, भविष्य में जाकर के इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। तो ये दूसरा है। इसके बाद देखिए तीसरा इनिशिएटिव है मित्र। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट। तो ये क्या है? तो यहाँ पे देखिए बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारा ऐसा इन्वेस्टर्स होते हैं
जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया और फिर उसके बारे में वो भूल जाते हैं। या फिर बहुत बार क्या होता है ना कि कोई व्यक्ति उसने कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया, उसको वो ट्रैक नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे ये जो आपका मित्र है ना, इसको डिज़ाइन किया गया है इस तरीके के इन्वेस्टर्स को हेल्प करने के लिए, उनके जो लीगल हायर्स होते हैं, उनको हेल्प करने के लिए, ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई कर सके। जो भी उनका इनएक्टिव या फिर फॉरगेटन इन्वेस्टमेंट है, उसको वो रिकवर कर सकें, ओके? ताकि जो करेक्ट इन्वेस्टर है या फिर जो उनके लीगल हायर है, वो जो भी उनका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, जो कि उनसे बिलॉन्ग करता है, उनसे रिलेटेड है, उसको वो क्लेम कर सके, ओके? और जो पूरा रिकवरी प्रोसेस हो, वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है? समझ में आ गया? तो यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एएमएफआई ने 3 इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। क्या-क्या है? छोटी एसआईपी, तरुण योजना और मित्र। तो छोटी एसआईपी के तहत ₹250 के एसआईपी को इंट्रोड्यूस किया गया है। तरुण योजना के तहत बोला गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अर्ली एज में ही जो इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल होता है वो पढ़ाया जाएगा। और जो मित्र है, मित्र के तहत जो भी आपका इनएक्टिव या फिर फॉरगेटन इन्वेस्टमेंट है, उसको यहाँ पे उसको रिकवर करने में हेल्प किया जाएगा इन्वेस्टर्स को। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। नाउ देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ में बोला जा रहा है कि फिनवेसिया जो कि एक फिनटेक कंपनी है और यस बैंक ने यहाँ पे जंप को लॉन्च किया है, जो कि एक ऐप है। तो पूरा न्यूज़ क्या है? देखिए, फिनवेसिया ने एक एआई पावर्ड ऐप जिसका नाम जंप है, उसको लॉन्च किया गया है और इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि लोग अपने जो पर्सनल फाइनेंस होता है उसको और भी आसान तरीके से मैनेज कर सकें। तो यहाँ पे ये जो ऐप है ना, इसको यस बैंक के साथ मिल करके डेवलप किया गया है। और इस बैंक के तहत इस ऐप के तहत जो भी अलग-अलग तरह का सर्विस होता है, बैंकिंग हो गया, सेविंग हो गया, पेमेंट्स हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, बोरोइंग हो गया, इसको वन प्लेटफ़ॉर्म के नीचे लाया जाएगा, एक प्लेटफ़ॉर्म के नीचे लाया जाएगा। एक ही प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर सभी तरह का जो सर्विसेज़ है, वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके? नाउ देखिए यहाँ पे ये जो जंप ऐप है उसका गोल क्या है? तो यहाँ पे उसका गोल है भारत के अंदर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको प्रमोट करना। खास करके इसका जो फोकस है वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज के ऊपर है। और ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है इसका उद्देश्य है जनवरी 2026 तक 1 मिलियन यूजर्स को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनबोर्ड करना, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना, ये जंप का यहाँ पे उद्देश्य है। ताकि जो भी अलग-अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हैं, खास करके जो छोटे शहर के लोग हैं, वो यहाँ पे जो भी मॉडर्न बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज होता है ना, उसका लाभ उठा सकें। ओके? तो यहाँ पे फिनवेसिया और यस बैंक ने एआई पावर्ड ऐप जंप को लॉन्च किया है। ठीक है? याद रहेगा नाम? ना यहाँ पे यस बैंक के बारे में बात करें तो इसको 2004 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यस बैंक के करंट एमडी और सीईओ का नाम है प्रशांत कुमार जी और यस बैंक का टैगलाइन है लाइफ को बनाओ रिच। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। ना देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ एयरटेल पेमेंट बैंक को लेकर के है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने यहाँ पे कर्नाटक बुलडोजर के साथ पार्टनरशिप किया है CCL 2025 के लिए। तो आपको पता होगा कि सेलिब्रिटी का भी क्रिकेट लीग होता है, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। तो यहाँ पे उसके लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने कर्नाटक बुलडोजर के साथ पार्टनरशिप किया है। पूरा न्यूज़ क्या है? तो यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक ने अनाउंस किया है कि उसने कर्नाटक बुलडोजर के साथ पार्टनरशिप किया है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2025 के लिए। तो ये जो आपका क्रिकेट लीग है ना, उसका ये एक टीम है। ओके? तो इसके साथ यहाँ पे पार्टनरशिप किया है। और देखिए इस तरीके का जब भी कोलैबोरेशन होता है ना, तो ये कोलैबोरेशन क्यों होता है? जैसे कि यहाँ पे देखिए जो कोलैबोरेशन हुआ है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने यहाँ पे इसके साथ पार्टनरशिप किया है एज़ अ को-स्पॉन्सर के तौर पे। तो ये यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट इसको प्रोवाइड करेगा। ये जो आपका कर्नाटक बुलडोजर है उसको ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे इसके बदले में जो पूरे देश भर के अंदर जो भी क्रिकेट फैंस है उनके बीच में ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक का डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन है वो प्रमोट होगा, उसको यहाँ पे प्रमोशन मिलेगा। ओके? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने यहाँ पे कर्नाटक बुलडोजर के साथ पार्टनरशिप किया है CCL 2025 के लिए। हालाँकि आई थिंक ये फ़रवरी का न्यूज़ है, तो अब तक आई थिंक ये जो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2025 है, वो खत्म भी हो गया है। आई डोंट नो अबाउट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाउ एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में बात करें तो इसको 2010 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ का नाम है अनुव्रत विश्वास जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज है ये न्यूज L&T फाइनेंस को लेकर के है। तो L&T फाइनेंस ने यहाँ पे एआई पावर्ड होम लोन एडवाइजर काई को लॉन्च किया है। L&T फाइनेंस ने एआई पावर्ड होम लोन एडवाइजर काई को KAI को लॉन्च किया है। पूरा न्यूज क्या है उसको हम देखते हैं। देखिए L&T फाइनेंस लिमिटेड विच इज LTF जो कि भारत के अंदर एक लीडिंग NBFC है। तो इसने यहाँ पे नॉलेजेबल एआई KAI को लॉन्च किया है जो कि एक AI पावर्ड वर्चुअल होम लोन एडवाइजर है। तो ये क्या करेगा, तो ये यहाँ पे लोगों को मदद करेगा जो भी उनका होम लोन रिलेटेड क्वारीज होगा उसको सॉल्व करने में। तो यहाँ पे L&T ने इस तरीके का एक AI पावर्ड वर्चुअल होम लोन एडवाइजर को लॉन्च किया है। नाम क्या है इसका, नॉलेजेबल AI काई। इसका जो रीडिजाइन कॉर्पोरेट वेबसाइट है ना उसके ऊपर इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज है ये न्यूज यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज है ये न्यूज आईओबी को लेकर के है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल विच इज PCAF। तो ये यहाँ पे PCAF का सिग्नेटरी बन गया, इसको इसने ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक IOB जो पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स है PCAF है उसका सिग्नेटरी बन गया है। सबसे पहले तो ये PCAF है क्या, देखिए सितंबर 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। दुनिया भर का जो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके द्वारा मिल करके इसको लॉन्च किया गया था। नाउ यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है ना अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो लोन दिया जाता है, जो अलग अलग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उससे जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, जैसे कि जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी प्रोजेक्ट से जो भी काम से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, मीथेन रिलीज होता है, तो ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पे अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा सितंबर 2019 में ये जो PCAF है उसको लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि अलग अलग जो बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है दुनिया भर के अंदर, उसके द्वारा जो लोन्स दिया जाता है, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उससे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है ना, तो यहाँ पे उसको मेजर करना, उसको रिपोर्ट करना, उसके लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड को तैयार करना, यही PCAF का उद्देश्य है। ओके, तो यहाँ पे जो इंडियन ओवरसीज बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी जो पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स है PCAF है उसको सिग्नेटरी के तौर पे ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे इस इनिशिएटिव के पार्ट के तौर पे जो आपका इंडियन ओवरसीज बैंक है वो क्या करेगा, तो इसके द्वारा जो भी लोन्स दिया गया है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, उससे जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ है ना, तो उसको ये यहाँ पे मेजर करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा कि कितना हुआ है और उसको ये पब्लिकली डिस्क्लोज करेगा। और जो भी ग्लोबली हार्मोनाइज मेथोडोलॉजीज है उसको ये अडॉप्ट करेगा जो ग्रीन हाउस गैस अकाउंटिंग होता है उसके लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडियन ओवरसीज बैंक यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल का सिग्नेटरी बन गया है। ना इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में बात हुआ तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसको 1937 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। इसके एमडी एंड सीईओ का नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव जी। और इंडियन ओवरसीज बैंक का टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बैंक.इन और fin.in को लॉन्च किया है सिक्योर डिजिटल बैंकिंग के लिए। सबसे पहले तो डोमेन क्या होता है, ये जो पूरा न्यूज है ना वो डोमेन और डोमेन नेम से रिलेटेड है। तो डोमेन क्या होता है ना, डोमेन एक यूनिक वेब एड्रेस होता है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट के ऊपर किसी वेबसाइट का पता लगाने के लिए किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो लोगों को जो आईपी एड्रेसेस होता है, कॉम्प्लेक्स जो आईपी एड्रेसेस होता है वो याद ना रखना पड़े, इसलिए इसको डिजाइन किया गया है। जो डोमेन नेम होता है उसको डिजाइन किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें गूगल का, तो गूगल का जो डोमेन है वो क्या है, www.google.com।
इसी प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी डोमेन है www.rbi.org.in। तो यहाँ पे ये क्या है, ये डोमेन नेम। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बैंक.इन और fin.in को लॉन्च किया है सिक्योर डिजिटल बैंकिंग के लिए। पूरा न्यूज क्या है उसको हम देखते हैं। देखिए, साइबर सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए जो पूरा डिजिटल बैंकिंग है उसके अंदर लोगों का जो ट्रस्ट है उसको बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन नेम्स को इंट्रोड्यूस किया है इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो यहाँ पे जो इंडियन बैंक्स है वो यहाँ पे उनके पास यहाँ पे ये बैंक.इन का डोमेन होगा, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना उनके पास यहाँ पे fin.in का डोमेन होगा। मतलब कि देखिए, ये जो आपका बैंक.इन डोमेन है तो इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जो रजिस्टर्ड इंडियन बैंक है उसके द्वारा किया जाएगा। उसका जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होगा उसके लिए, जैसे कि मान लीजिए एसबीआई है तो www.sbi.bank.in। इसी प्रकार से सिर्फ ये जो डोमेन है आपका, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जो रजिस्टर्ड इंडियन बैंक है उसके द्वारा किया जाएगा। और इसके अलावा ये जो है आपका fin.in, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जो एनबीएफसीज है, जो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके द्वारा किया जाएगा, जैसे कि www.bajajfinance.fin.in। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। मतलब कि देखिए, अगर कोई वेबसाइट है जिसके लास्ट में आपका बैंक.इन है या फिर fin.in है, तो इट मीन्स कि वो जो वेबसाइट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड और जेन्युइन वेबसाइट है। तो इस फैसले को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया है ताकि जो भी फ्रॉड वगैरह होता है उसको कम किया जा सके। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं ना। देखिए, यहाँ पे जितने सारे भी रजिस्टर्ड इंडियन बैंक है तो उनका जो वेबसाइट है वो इसी बैंक.इन के तहत रहेगा, इस डोमेन के तहत रहेगा। और इसके लिए जो भी रजिस्ट्रेशन होगा ना वो अप्रैल 2025 में शुरू होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरविजन में। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज है ये न्यूज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एआई अमिताभ बच्चन अवतार को एक्सपेंड कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो एआई अमिताभ बच्चन अवतार है ये क्या है, डिजिटल अवतार है। इसका इस्तेमाल जो आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसके द्वारा कस्टमर इंगेजमेंट, प्रमोशन, जो इंटरेक्टिव बैंकिंग एक्सपीरियंस होता है उसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है इसने आइकनोज स्टूडियो के साथ मिलकर के इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन का जो एआई पावर्ड होलोग्राफिक अवतार है इसको इसने और 5 एडिशनल शहर में इंट्रोड्यूस किया है। ओके, तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आइकनोज स्टूडियो के साथ मिलकर के जो ब्रांड एम्बेसडर है इसका अमिताभ बच्चन, उसका जो एआई पावर्ड होलोग्राफिक अवतार है उसको और 5 एडिशनल शहर के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट 2015 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी एंड सीईओ का नाम है वी वैद्यनाथन जी, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। तो ये आज के इस लेक्चर का लास्ट न्यूज था। आई होप जितने सारे भी न्यूज को हमने डिस्कस किया है वो सब आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।